हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी बीसीए। आज हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2021 के केमिस्ट्री पेपर के बारे में। ये पेपर संडे को हुआ था, 12 सितंबर 2021 को। यहाँ हम पेपर का कोड P2 डिस्कस करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस करेंगे। यहाँ इस वीडियो में इस सभी क्वेश्चंस के यानी क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स, उनका एक्सप्लेनेशन, उनका डिफिकल्टी लेवल और साथ ही साथ वो कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं ये भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 डी ब्लॉक एलिमेंट से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, जिसमें से आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। यानी आपके पास 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जिसमें से 3 करेक्ट हैं और एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन 1 क्या कह रहा है। एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड। सेकंड ऑप्शन कह रहा है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक बार हम बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, फिर हम इसके आंसर और इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। ऑप्शन 3 कह रहा है मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड आयंस आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट। और ऑप्शन 4 कह रहा है लेंथेनॉइड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड, यानी कि जो थर्ड वाला ऑप्शन था वो गलत है। अब एक बार बाकी सारे स्टेटमेंट्स को भी चेक करते हैं कि वो क्यों सही है और जो गलत है वो क्या गलत है और उसमें क्या गलती है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले देखिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बिकॉज एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, स्पेशली कब, जब वो फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही छोटे पाउडर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे देखिए स्टेटमेंट 2 के बारे में। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है। स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है ये बात। एज इट रिजल्ट्स फ्रॉम द पुअर शील्डिंग बाय 5f इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो किसके परिणाम स्वरूप होगा, वो होगा 5f इलेक्ट्रॉन के पुअर शील्डिंग की वजह से। इसलिए वो ग्रेटर होगा एलिमेंट टू एलिमेंट एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ऑप्शन 2 यानी स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे बात करते हैं स्टेटमेंट 3 की। स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट बिकॉज many trivalent lanthanide ions are colored both in the solid state as well as in the aqueous solutions। यानी जो स्टेटमेंट 3 दे रखा है वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आयंस जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं सॉलिड स्टेट में भी और साथ ही साथ एक्वस सॉल्यूशन में भी। अब एक बार स्टेटमेंट 4 की भी बात कर लेते हैं, तो देखिए ध्यान से। स्टेटमेंट 4 is also correct because lanthanoids have typical metallic structure and are good conductors of heat and electricity। क्योंकि स्टेटमेंट 4 इसलिए करेक्ट है स्टूडेंट्स, क्योंकि लैंथेनॉइड्स जो होते हैं उनमें मेटेलिक स्ट्रक्चर मिलेगा, टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर मिलेगा और वो मेटल्स की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेंगे और वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 51 समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। आपके सामने टू स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है। एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है। मॉर्फिन एंड हीरोइन आर नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। अब आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में। In the light of the above statements, choose the correct answer from the option given below। इन दोनों स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में आपको बताना है कि जो ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं उसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो जल्दी से आइए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर हम करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। ऑप्शन 1 says statement 1 is incorrect but statement 2 is true। ऑप्शन 2 says both statement 1 and statement 2 are true। अब आगे देखिए एक बार बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। Option 3 says both statement 1 and statement 2 are false, and option 4 says statement 1 is correct but statement 2 is false। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3, यानी कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही false हैं।
अब इसके एक्सप्लेनेशन से समझते हैं कि अगर ये फॉल्स हैं तो सही स्टेटमेंट्स क्या है और इनमें क्या गलती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। Statement 1 is false because aspirin and paracetamol belongs to the class of non-narcotic analgesics. एस्प्रिन और पैरासिटामोल जो होते हैं वो नॉन नार्कोटिक जो एनाल्जेसिक्स की कैटेगरी है उससे बिलोंग करते हैं। स्टेटमेंट 2 भी फॉल्स है। स्टेटमेंट 2 इज आल्सो फॉल्स बिकॉज मॉर्फिन एंड हीरोइन आर नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, क्योंकि मॉर्फिन और हीरोइन क्या होते हैं, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। Hence, both statement 1 and statement 2 are false and the correct answer of this question is answer 3. Okay? अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। क्वेश्चन नंबर 53 पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हेलोजन फैमिली से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड। क्या कह रहा है देखिए। स्टेटमेंट 1 सेज एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन द ऑर्डर गिवन एज HF लेस देन HCl लेस देन HBr लेस देन HI। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, as the size of the elements FClBrI increases down the group, the bond strength of HF, HCl, HBr and HI decreases and so the acidic strength increases. अब इन दोनों स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में आपको बताना है, in the light of the above statements choose the correct answer from the option given below. What are the options? Option 1 says statement 1 is incorrect but statement 2 is true. Option 2 says both statement 1 and statement 2 are false. Option 3 says both statement 1 and statement 2 are true. And option 4 says statement 1 is correct but statement 2 is false. इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3। अभी कैसे आया तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। In the modern periodic table, on moving down the group, as the size of the halogen atom increases, the HX bond length also increases. As a result, the bond enthalpy decreases. Hence, the acidic strength also increases. अब इसको एक बार वापस समझ लेते हैं कि अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग बात करें तो टॉप टू बॉटम जाने पर एक किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर, जैसे हेलोजन्स की बात कर रहे हैं तो हेलोजन्स में टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ेगी, हेलोजन एटम की साइज इंक्रीज होगी। अब जब हेलोजन एटम की साइज इंक्रीज होगी तो जो HX बॉन्ड बन रहा है वो HX बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। इस वजह से क्या होगा, जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान हो जाएगा और उसके लिए बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू कम आएगी। हेंस द बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होगी और जब बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होगी तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा और H प्लस आयन इजीली रिलीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्डर दे रखा है वो बिल्कुल करेक्ट है और जो स्टेटमेंट 1 और उसका जो स्टेटमेंट 2 है दोनों के दोनों ही करेक्ट हैं। अब आगे बात करते हैं, देखिए ध्यान से। Hence the correct order of acidic strength is as follows: HF सबसे कम होगा, HCl की एसिडिक स्ट्रेंथ उससे ज्यादा होगी, HBr की एसिडिक स्ट्रेंथ उससे ज्यादा होगी और HI की एसिडिक स्ट्रेंथ सभी से ज्यादा होगी। तो ऑर्डर दिए दे रखा है वो भी बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट 1 के अंदर, और स्टेटमेंट 2 के अंदर जो उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 की। क्वेश्चन नंबर 54 थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द राइट रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv फॉर 1 mole of ideal gas? Your options are: first option says Cv is equal to RCp, second option says Cp plus Cv is equal to R, third option says Cp minus Cv is equal to R, and fourth option says Cp is equal to RCv। इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड, यानी Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। अभी कैसे आया तो हम इसके लिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो देखिए ध्यान से। तो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हम मेयर्स रिलेशन को डिराइव करते हैं, यहाँ पे उसी की बात की गई है। सबसे पहले देखिए हम क्या बोलते हैं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, QV इज इक्वल टू CV डेल्टा T विच इज इक्वल टू डेल U, दैट इज इंटरनल एनर्जी चेंज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा, QP दैट इज हीट कंटेंट इज इक्वल टू CP डेल्टा T, इट इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज। नाउ फॉर 1 mole of an ideal gas we can say delta H is equal to delta U plus delta PV। Okay, since we know that for 1 mole of ideal gas PV is equal to RT, तो हम क्या लिख देंगे, डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus डेल्टा RT। अब क्योंकि हमको पता है R कांस्टेंट है तो R बाहर आ जाएगा, सो डेल्टा H इज इक्वल टू
डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी। अब इसको फर्दर सॉल्व करें और ये वैल्यूज पुट करें तो देखिए ध्यान से। So on putting the values of delta H and delta U in the above equation, we get Cp delta T is equal to Cv delta T plus R delta T. हम इसको डेल्टा टी को एक तरफ ले लेते हैं तो Cp डेल्टा टी माइनस Cv डेल्टा टी इज इक्वल टू R डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा टी कॉमन है तो बाहर आ जाएगा Cp माइनस Cv डेल्टा टी इज इक्वल टू R डेल्टा टी। डेल्टा टी दोनों साइड है इक्वल टू के तो कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन heat capacity at constant pressure, that is Cp, and heat capacity at constant volume constant volume, which is denoted by Cv, and R is the gas constant, and this is the relation for 1 mole of gas. ओके और ये जो रिलेशन आया किसके लिए आया 1 मोल ऑफ गैस के लिए, इसको मेयर्स रिलेशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की। क्वेश्चन नंबर 55 सॉलिड स्टेट चैप्टर से पूछा गया एक फैक्चुअल और एक इजी क्वेश्चन है जो आप इजीली जवाब दे सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स इन ऑल 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिसेस यूनिट सेल्स इज। यानी आपसे ये कह रहा है कि जो आपके पास 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिसेस होते हैं उनमें से बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स कितने के अंदर प्रेजेंट होता है। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन सेज 3, सेकंड ऑप्शन सेज 7, थर्ड ऑप्शन सेज 5 एंड फोर्थ ऑप्शन सेज 2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट, यानी आपके पास टोटल 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिसेस में से 3 के अंदर जो है बॉडी सेंटर यूनिट सेल्स होते हैं। सो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार। देखिए, इन ऑल द 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिसेस बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इज प्रेजेंट इन, कौन कौन से 3 के अंदर प्रेजेंट होगा, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर और ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर। यानी हमारे पास जो 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिसेस हैं उसमें से क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर ही जो है बॉडी सेंटर यूनिट सेल प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का फर्स्ट ऑप्शन विच इज 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। क्वेश्चन नंबर 56 एस ब्लॉक एलिमेंट से पूछा गया एक इजी और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से पूछा गया। देखिए क्या कहता है, अमॉन्ग द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड्स which one is covalent and soluble in organic solvents। यानी आपको ये बताना है कि जो आपके सामने यहाँ पे 4 अल्कलाइन अर्थ मेटल के हैलाइड्स दे रखे हैं, कौन सा ऐसा है जो कोवेलेंट है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है। आपके ऑप्शंस हैं बेरिलियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, यानी कि फर्स्ट वन कौन सा है, बेरिलियम क्लोराइड। अभी कैसे है तो हम जरा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो हम क्या कहेंगे, एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम क्लोराइड ऑल अदर क्लोराइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर आयनिक इन नेचर। यानी अगर हम बेरिलियम क्लोराइड की बात ना करें तो बाकी सभी, यानी बेरिलियम क्लोराइड के अलावा बाकी सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो क्लोराइड्स होते हैं वो सभी के सभी आयोनिक नेचर के होंगे। और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम क्लोराइड इज एसेंशियली कोवेलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि बेरिलियम की साइज बहुत छोटी होती है, छोटी साइज होने की वजह से इसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा और जो बेरिलियम क्लोराइड जो बनेगा कंपाउंड, जो बेरिलियम कंपाउंड होता है बेरिलियम क्लोराइड, वो कोवेलेंट नेचर का होगा और क्योंकि वो कोवेलेंट नेचर का है इसलिए वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होगा। ओके, तो ऊपर जो 4 अल्कलाइन अर्थ मेटल के हैलाइड्स दे रखे हैं उसमें से बेरिलियम क्लोराइड ही ऐसा है जो कोवेलेंट नेचर का है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सॉल्युबल है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 हाइड्रोजन चैप्टर से पूछा गया एक इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, ट्राइटियम अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स। यानी हम सबको पता है कि जो हाइड्रोजन होते हैं उसके 3 आइसोटोप्स हैं, उसमें से जो ट्राइटियम है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ट्राइटियम, ये कौन से पार्टिकल्स एमिट करता है। आपके ऑप्शंस है न्यूट्रॉन, बीटा, अल्फा और गामा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बीटा, यानी कि जो ट्राइटियम रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का वो बीटा पार्टिकल्स को एमिट करता है। अब जरा एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो देखिए ध्यान से। तो देखिए हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, वी नो वेरी वेल, प्रोटियम 1h1,
ड्यूटेरियम 1H2 और D, और ट्राइटियम 1H3 और T. Among these isotopes, only tritium is radioactive in nature. यानी जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं उसमें केवल रेडियो एक्टिव नेचर का कौन होगा? केवल ट्राइटियम, विथ अ हाफ लाइफ ऑफ 12.33 ईयर्स. और ये रेडियो एक्टिव है और इसका हाफ लाइफ कितना होता है? 12.33 ईयर्स. एंड इट ऑल्सो एमिट्स लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स. और क्योंकि रेडियो एक्टिव नेचर का है तो इसका हाफ लाइफ होगा 12.33 ईयर्स. और ये कौन से पार्टिकल्स एमिट करेगा? लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स को ये एमिट करेगा. ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा. अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की. क्वेश्चन नंबर 58 मेटलर्जी चैप्टर से पूछा गया एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी बेस्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. क्या कह रहा है जरा देखिए. द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन ब्लास्ट फर्नेस इज. ब्लास्ट फर्नेस के अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना अचीव किया जा सकता है? तो देखिए आपके ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन सेज अप टू 5000 केल्विन, सेकंड ऑप्शन सेज अप टू 1200 केल्विन, third option says up to 2200 Kelvin and fourth option says up to 1900 Kelvin. अब इसके आंसर और इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं. तो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड. अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिएगा ध्यान से. द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन द ब्लास्ट फर्नेस इज अप टू 2200 केल्विन. एज अब इसका हम एक्सप्लेन रेफरेंस क्या दे रहे हैं? एज पर द फिगर गिवन इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, the maximum temperature in blast furnace is around 2170 Kelvin, which is around 2200 Kelvin. Okay, तो एनसीईआरटी बुक के अंदर फिगर में ये क्लियरली बता रखा है कि ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव किया जा सकता है वो है 2170 केल्विन, नियरली इक्वल टू 2200 केल्विन. ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूं अगर आपने फैक्ट बेस्ड कंसेप्ट पढ़ रखा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दिए होंगे. ओके, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की. क्वेश्चन नंबर 59 जो है वो केमिकल बॉन्डिंग और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बोरोन फैमिली से पूछा गया एक इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. देखिए क्या कह रहा है. BF3 is planar and electron deficient compound. Hybridization and number of electrons around the central atom respectively are. जो BF3 होता है वो एक प्लेनर कंपाउंड है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है. यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और दूसरा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम होंगे वो क्या होंगे. आपके ऑप्शंस हैं. फर्स्ट ऑप्शन सेज sp2 and 8, सेकंड ऑप्शन सेज sp3 and 4, थर्ड ऑप्शन सेज sp3 and 6 एंड फोर्थ ऑप्शन सेज sp2 and 6. इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोर्थ यानी कि डी, sp2 and 6. यानी कि जो BF3 मॉलिक्यूल है इसमें सेंट्रल बोरोन एटम पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसके चारों तरफ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 6. अब एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं. तो देखिए ध्यान से. तो देखिए एक्सप्लेनेशन. इन BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इज sp2. बोरोन पे कैसा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. सो द ज्योमेट्री ऑफ BF3 इज ट्राइगोनल प्लेनर. जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी मॉलिक्यूल की? ट्राइगोनल प्लेनर. सिंस बोरोन हैज 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि मैंने कहा बोरोन के अराउंड कितने हैं? 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. therefore there are 6 electrons around the boron atom. बोरोन एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. और जैसा कि आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं ये जो तीनों जो हैं BF बॉन्ड है वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में अरेंज है. 120 का यहाँ पे बॉन्ड एंगल है और 3 बॉन्ड पेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट है. सो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बोरोन एटम के अराउंड. ओके, तो इसलिए हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 6 एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इज इक्वल टू sp2. अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की. तो देखते ही देखते हम आ गए इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे जो कि हाइड्रोकार्बन यूनिट से एल्कीन वाले चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है. अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आपके लिए इजी होगा, अदरवाइज थोड़ा सा आप इसको नहीं समझ पाएंगे. तो ये मॉडरेट क्वेश्चन है. ओके, देखिए क्या कह रहा है. आपके सामने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन दे रखी है, उस पे HBr का एडिशन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड और आपको बताना है इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा. आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं. ऑप्शन 1 एंड 2 आर गिवन हियर और आगे 3 और 4 की भी हम बात करते हैं. तो देखिए इसका करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन दोनों को समझते हैं. ये हो गया ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4.
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर 2। अभी कैसे आया? तो एक्सप्लेनेशन से सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात, अगर हम इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो देख सकते हैं ये आपके पास हो गया रिएक्टेंट एल्कीन। हमने रिएक्शन कराई HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा। पहली बात ये समझ लीजिए कि ये जो रिएक्शन है यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन आपने लिया है और HBr का एडिशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो ये जो है ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से होगा और Br जाके उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। तो आप देखिए CH2 के साथ जुड़ गया Br और CH के साथ जुड़ गया H। ये इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है जो कि आपको ऑप्शन 2 में दे रखा है। अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। तो देखिए ध्यान से। जब हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे? दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ HBr to an unsymmetrical alkene by anti-Markovnikov rule and it is known as peroxide effect। यहाँ पे क्या हो रहा है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे HBr का जो एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो हो रहा है वो एंटी मार्कोनिकॉव रूल से होगा और इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? पेरोक्साइड इफेक्ट। इसे खाराश इफेक्ट भी कहा जाता है। अभी कैसे होगा? तो देखिए इसको ध्यान से, हम इसके स्टेप्स की बात करते हैं। पर ऑक्साइड इफेक्ट जो होता है वो फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करता है। दैट मींस पर ऑक्साइड इफेक्ट प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। अब फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म में सबसे पहले तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले जो स्टेप 1 है उसमें होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा, होमोलाइसिस होगा। और ये जो पर ऑक्साइड आपने लिया है क्वेश्चन में, यहाँ पे जो पर ऑक्साइड बॉन्ड है, पर ऑक्साइड लिंकेज है, ओ बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा और दोनों ऑक्सीजन एटम 1 1 इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास बेंजोइल फ्री रेडिकल बनेगा। यहाँ पे बेंजोइल फ्री रेडिकल में CO2 एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास फेनिल फ्री रेडिकल ऑब्टेन्ड होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले स्टेप में आपको मिलेगा इस बेंजोइल परऑक्साइड से फेनिल फ्री रेडिकल, 2 मोल्स ऑफ फेनिल फ्री रेडिकल एज वेल एज 2 मोल्स ऑफ CO2। अब ये जो फेनिल फ्री रेडिकल बना है ये HBr के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पे फिर से होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा, होमोलाइसिस होगा और H और Br बॉन्ड ब्रेक होगा। H और Br जैसे ही ब्रेक होगा तो H चला जाएगा किसके साथ? फेनिल के साथ। तो बन जाएगा C6H6 और यहाँ से आपके पास ब्रोमीन फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल जाके उस एल्कीन मॉलिक्यूल पे जुड़ेगा और वहां से फिर आगे की कहानी की शुरुआत होगी। तो स्टेप 2 में आपके पास ब्रोमीन फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। अब आगे देखिए ध्यान से। जैसे ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल यहाँ फॉर्म होगा, इसके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो जाके ये फर्स्ट कार्बन पे जुड़े तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन जाएगा और अगर जाके ये सेकंड कार्बन पे जुड़ा तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। तो जैसा कि हमको पता है 2 डिग्री फ्री रेडिकल दैट इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। तो ब्रोमीन जाके कहाँ जुड़ेगा? फर्स्ट वाले कार्बन पे और आपके पास सेकेंडरी फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेकेंडरी फ्री रेडिकल 2 डिग्री फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है, ये मोर स्टेबल है। इसके साथ 1 डिग्री फ्री रेडिकल यानी कि प्राइमरी फ्री रेडिकल भी बनता है, वो लेस स्टेबल है। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे मेजर प्रोडक्ट ही पूछा है तो आप सिर्फ किसकी बात करेंगे? मोर स्टेबल सेकेंडरी फ्री रेडिकल की। अब जैसे ही सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना है यहाँ पे स्टेप 4 के अंदर ये फिर से HBr के दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पे फिर से होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन और होमोलाइसिस होगा। H जो है वो यहाँ आके जुड़ जाएगा और ब्रोमीन फ्री रेडिकल फिर से जो फॉर्म हो जाएगा जो कि रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करेगा, चेन रिएक्शन को कैरी आउट कराएगा। तो जैसे ही यहाँ से H आके जुड़ा तो आपके पास मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द peroxide effect which is given in your option 2। तो इस क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2 जो कि peroxide effect से यहाँ पे मैंने समझाया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक की बात की। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आया हो, कोई भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कीजिए। उसका हम सेपरेट वीडियो फिर से बना देंगे उस कंसेप्ट को फिर से समझाते हुए। ओके स्टूडेंट्स, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नीट के और जेई मेंस के और इसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर्स और फिर उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम इस चैनल में दे रहे हैं और इसके बाद फिर हम जो है रेगुलर कोर्स स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।